हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शेयर। बात करेंगे टू दी पॉइंट। और आज जो हमारा टॉपिक है ये तो लगभग जितनी भी हमारे एसोसिएट हैं, हमारे कोई भी इमिग्रेशन का काम करता है वो सब बता देते हैं। और नॉर्मली ये सबको पता भी होता है, पर ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये बातें निकल जाती है। कुछ छोटी छोटी बातें होती है, जैसे कि हम घर में बोल देते हैं ना, अगर यार चाकू की जरूरत होती है तो वो मिलता नहीं है ऑन द स्पॉट। अगर जैसे नेल कटर होता है वैसे पड़ा रहता है आंखों के सामने पर मिलता नहीं है। तो मैं आपको कोई ऐसे बेफालतू का कोई भी पॉइंट नहीं बताऊंगा किसी भी वीडियो में। जो बताऊंगा मैं आपको ऑन द स्पॉट और टू द पॉइंट बताएंगे। अच्छा, जब भी हम वीज़ा लेते हैं किसी भी, तो उसके लिए कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आज मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। जितनी मेरे को नॉलेज है मैं आपको उतनी बता दूंगा, जितनी मैंने सर्च की हुई है और जितनी मेरे को पता है। देखिए, कोई भी वीज़ा लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात आती है आपके जो वीज़ा में होती है? क्या वो आपकी जॉब है? नहीं। पासपोर्ट, जाहिर सी बात है कि भाई आपको पासपोर्ट चाहिए, होटल बुकिंग भी चाहिए, आईटीआर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक का अकाउंट आपका इम्पोर्टेंट नहीं है उतना जितनी आपकी बैंक की स्टेटमेंट होती है। और बैंक स्टेटमेंट जब आप किसी भी कंट्री के लिए लगाते हैं, 6 महीने की, साल की या 2 साल की, जितनी भी लगाते हैं, उसमें अगर कम से कम कैश की ट्रांजैक्शन हो तो मच बेटर है। आप जितनी भी, मैंने ये पहले भी एक बार वीडियो में बता दिया था वो कनाडा वाली में, चलिए आज मैं एक बार फिर से थोड़ी सी बात ऐड करके आपको बता देता हूँ। देश का वीजा अप्लाई करते हैं एज लाइक नीदरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, यूरोप हो गया, कनाडा, अमेरिका, कहीं का भी हो गया, किसी भी देश का हमने वीजा अप्लाई करना है। देखिए, जितनी भी हमारी सैलरी आती है हम उतना ही खर्च कर लेते हैं। एज लाइक हमारी सैलरी आती है 25,000 रुपए, जहाँ 50,000 आती है तो हम 50 का 50 खर्च कर लेते हैं और हमारे अकाउंट में पड़ा है 50 लाख रुपए, जहाँ 10 लाख रुपए। तो भाई वो यूजलेस है, वो पता चल जाता है कि इसमें कोई घपला है। जहाँ तो ये पैसे फंडिंग शो करवाए गए हैं किसी से ब्याजू पैसे उठा के, जहाँ फिर ये पैसे किसी से उधार मांग के करवाए गए हैं, जहाँ फिर वैसे ही जानबूझ के खुद बनाया जा रहा है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जितनी आपकी सैलरी है उसी हिसाब से आपका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए और उसी हिसाब से आपके खर्चे होने चाहिए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके अकाउंट में या आपके घर में। और जितनी भी आपको सैलरी मिल रही है आपको बाय कैश नहीं मिलनी चाहिए, आपके अकाउंट में डिपॉजिट होनी चाहिए। वो ऑनलाइन ट्रांसफर होनी चाहिए, जहाँ बाई चेक होनी चाहिए, जहाँ ऑनलाइन होनी चाहिए, वही सबसे अच्छी होती है। और सैलरी स्लिप आप मेंटेन कर रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, सैलरी स्लिप में जब आपको लेटर एग्रीमेंट मिलता है कंपनी के लिए, एनओसी मिलता है, जब कहीं भी जैसे लाइक कनाडा, अमेरिका, यूके कहीं भी लगाना है अपने वीजा, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा लिखा रहता है कि भाई आपने जैसे कि मान लीजिए आप 20,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, ये तो आपकी सैलरी स्लिप में लिखा रहेगा। उसमें ये भी लिखा होता है कि आपने कितनी छुट्टियां की, कितना ओवर टाइम लगाया, पूरी की पूरी डिटेल लिखी होती है उसमें। ऐसी सैलरी स्लिप होती है। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने, एनओसी अलग चीज होती है, सैलरी स्लिप को ही वही सेम समझ के लगा देना है, नहीं, वो बात अलग होती है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको मोटी मोटी बता दी है, इन बातों का ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है आपकी ट्रैवल इंटरनरी। मतलब कि आपका डेली का दिनचर्या, आपने कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, वो आपको एज लाइक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ। चलिए मैं आपको मलेशिया के लिए एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली से मलेशिया के लिए कितने बजे वहां से फ्लाइट में बैठेंगे और कितने बजे यहाँ पे आएंगे, वो आपने सारे का सारा लिखना है अपनी एंटररी में। और मलेशिया में पहुंचने के बाद आपको कौन पिक करेगा? आपकी होटल वाला पिक करेगा, जहां आप खुद अपनी तरफ से एयरपोर्ट से टैक्सी लेंगे। और टैक्सी कितने बजे लेके आपका होटल तक का सफर कितने समय का रहेगा, 1 घंटे का, 2 घंटे का, वो आपको पहले ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बाद में नहीं, पहले करनी पड़ेगी। और वहां पे आप होटल में पहुंच गए, होटल में पहुंचने के बाद कितने दिन तक आप उसी होटल में रुकेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एज लाइक मान लीजिए आपने कोलालमपुर में बुकित बिंतांग में रुकना है और उसके बाद आपने चले जाना है जी पोर्ट डिक्सन, बीच में घूमने के लिए। बीच में आप वहां पे होटल बुक करवाना पड़ेगा आपको 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए।
उसकी आप दे देंगे। मतलब ये मलेशिया में जरूरी नहीं है, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, आपने वहां पे कैसे जाना है और वहां पे कैसे शो करना है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज मेरी मलेशिया वाले ज्यादा वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं आपको मलेशिया के हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने उसके बाद पोर्ट डिक्सन से जाना है जौहर बारू की तरफ। अब मान लीजिए आपने इसके ऑपोजिट जाना है, तो आपको उस तरह की एंट्री बनानी पड़ेगी, उस तरह का आपका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और आप जौहर बारू की तरफ जा रहे हैं, जैसे आपने लीगोलैंड देखना है, जहाँ वहां पे कोई बीच देखनी है, जहाँ कुछ भी आगे, उसके आगे आपने सिंगापुर जाना है, तो उस हिसाब से आप बताएंगे कि मैंने जी इतने बज के इतने मिनट पे इस डेट में इतने दिन रहूंगा, यहाँ पे इतने दिन रहूंगा। तो ये सारी की सारी डिटेल आपने बतानी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये वाली बात। और एक जरूरी नहीं है, ये जो मैं अभी पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये जरूरी नहीं है, जस्ट मेरे दिमाग में आ गया तो मैं आपको जैसे एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए, अब देखिए जो हमारे ट्रैवलर होते हैं वो ज्यादातर 95%, 90% मान लेते हैं, 100 में से 90% होते हैं काम करने के लिए। जैसे कि यूरोप जाना है, अमेरिका कनाडा जाना है, वापस तो आना नहीं किसी ने। 10% है होते हैं वो दूसरों का भी नाम खराब कर देते हैं, ठीक है जी। 10% जो सही होते हैं वो 90% को बचा के रखते हैं, और जो 90% होते हैं वो 10% वालों का भी नुकसान कर देते हैं। जो 10% जेन्युइन होते हैं, जो 90% होते हैं उन्होंने क्या करना होता है, डायरेक्ट फाइल लगानी होती है यूरोप की, जहां मलेशिया की, जहां कहीं भी बड़ी कंट्री की, किसी की भी लगा लेते हैं। मान लीजिए दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, कहीं भी जाना है, पहले उन्होंने ट्रैवल बनाना है, उसके बाद कहीं और जाना है। उनका मेन रीजन तो ये होता है कि आपने कनाडा अमेरिका अप्लाई करना है बाद में अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना के। मान लीजिए आप दुबई चले गए, आप सऊदीया चले गए, आप फिलीपीन, इंडोनेशिया पूरा घूम लिया, आपसे एक क्वेश्चन कर लिया यूके वालों ने, यूएसए वालों ने, अमेरिका कनाडा कहीं वालों ने भी, बड़ी कंट्री वालों ने, क्योंकि आपका मेन टारगेट तो वही है। जहां यूरोप वालों ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन भी वो पुट्ठा पूछते हैं, मतलब कि उल्टा। जैसे कि जो नॉर्थ इंडिया वाले उनसे साउथ इंडिया का, साउथ इंडिया वालों से नॉर्थ इंडिया का। कैसे पूछते हैं कि भाई जो नॉर्थ इंडिया वाले उनको बोलते हैं क्या आपने कभी गोवा घूमा है? नहीं घूमा है भाई, इतना इंडिया में घूमने के लिए जगह पड़ी है। इस्लामाबाद वाले को बोलेंगे आपने कराची देखी है, कराची वाले को बोल देंगे आपने लाहौर देखा है, लाहौर वाले को बोल देंगे आप बलोचिस्तान देखे हैं कभी, जहाँ कभी मीरी गए हो। तो अपने वो तो देखा नहीं है भाई, आप कनाडा अमेरिका के सपने देख रहे हो। तो सबसे पहले अपने देश में भी थोड़ा मोटा घूम लो भाई, वहां की भी फोटो कलेक्ट कर लो, अपने पास रख लो, प्रिंट आउट निकालवा लो, नहीं तो अपने मोबाइल में जरूर रखो। इस बात का पूरा ध्यान रखना है आपने। अब जो बंदा इंडिया में रह के ताजमहल देखने नहीं गया, जो बंदा इंडिया में रह के कुतुब मीनार देखने नहीं गया, और जहां दिल्ली वाला, जहां दूसरी तरफ वाला स्वर्ण मंदिर देखने नहीं आया, तो भाई वो बाहर देखने क्या जाएगा? घंटा, मतलब कि घंटा घर नहीं ना, वो तो इंडिया में ही हमारे बहुत है। तो बाकी आप खुद समझदार हो, छोटा मोटा इंडिया की भी हिस्ट्री बनाओ, जरूरी नहीं है कि अपने ट्रैवल हिस्ट्री पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगवानी है भाई, आप इंडिया में भी थोड़ा मोटा घूमो। तो चलिए, बात तो मैंने टू की पॉइंट करनी थी, और की भी कोशिश की कि भाई बात टू दी पॉइंट करूं, आपको मैं ज्यादा टाइम वेस्ट आपका ना करूं। फिर भी 5-10 मिनट यार, आप जिंदगी में 5-10 मिनट नहीं निकाल सकते वीडियो देखने के लिए, और वीजा भालते हो आप कनाडा अमेरिका का। आपकी मर्जी है भाई, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।